असल में रियल एस्टेट क्या है ये जानना हमें बहुत जरूरी है, तभी हम इस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन तभी रहता है कि हम आगे इस फील्ड में तब तक नहीं बढ़ पाते जब तक हमें कुछ चीज़ के बारे में अच्छे से प्रॉपर जानकारी ना हो। तो असल में रियल एस्टेट है क्या, और इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या ऐसे पॉइंटर्स हैं जिन्हें ध्यान में रखें तो इस फील्ड में अच्छा करियर ऑप्शन होता है। देखिए, कोविड के बाद रियल एस्टेट की जो हालत थी बिल्कुल लगता के आ रही थी। अभी फिलहाल रियल एस्टेट को अच्छे नहीं है, लगभग मेट्रोपॉलिटन मेरे साल तकरीबन 3,65,000 तकरीबन प्रॉपर्टी सेल है। जो आपका प्रश्न है रियल एस्टेट में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो मार्केट का जो पोजीशन है, मार्केट के जो पोजीशन है, इन्वेस्टर्स का पोजीशन है, बहुत मायने रखता है। और इसी के ऊपर सारा कैलकुलेशन और रही बात अपॉर्चुनिटीज की जो बोल रही है, ये डिपेंड करता है बैंक और स्टेज में। बैंक का जो लोन का रेट है अभी रेपो रेट शायद से 6ठी बार इंक्रीज हुआ है, और उसके ऊपर लोन जो हमारा कस्टमर जो लोन प्रोसेस के लिए ये करते हैं, लोन्स अगर महंगे होते हैं तो उस पर तो ये है। सर मेरा सवाल यहाँ पे है, अगर हम बात करें बैंक की, तो क्या ऐसा हम माने कि रियल एस्टेट जो है वो पूरी तरीके से बैंक पे डिपेंडेंट है? अगर इसके लोग ज़्यादा है तो जो जनरल लोग हैं फिर वो इस बिजनेस की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये फिर तो यहाँ अगर हम बात करें तो अगर इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं हम, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि ये बैंकिंग की कहीं ना कहीं लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है। तो लोन एक ऐसा एस्पेक्ट है कि जो सामान्य लोगों की अगर हम बात करें तो वो लोन के सिवा तो आगे नहीं बढ़ सकता। जो सर्विस सेक्टर है, छोटे व्यापारी, वो तो लोन के बिना आगे नहीं। सर से मेरा सवाल है, सर अगर हम बिजनेस की बात करें और इसी बात है कि ये चीज़ें जो होती है ना वो मैच्योरिटी और आप जितना टाइम स्पेंड करते हो किसी भी फील्ड में इससे आते हैं। आपको क्या लगता है सर कि सर आप नहीं, अगर हम बिजनेस की स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे हम जितने सारे लोग हैं ये बात करें स्पेशली बिजनेस की कैसे मिलना को आगे बढ़ा सकेंगे। अब ऐसी बात है कि हर बार ये टॉपिक रखा जा रहा है कि हमें जनरल कम्युनिकेशन या फिर जॉब कर रहे बहुत सारे लोग, तो किस फील्ड में हमारे महिला को आगे बढ़ना है? पहले महिला उस फील्ड में अच्छा था, बट क्या ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसकी वजह से हम पिछड़ गए हैं? वुमेन एम्पावरमेंट, मिथिला का विकास, मिथिला का औद्योगिकरण, मिथिला में एंटरप्रेन्योरशिप, हर चीज़ पे आप लोग बहुत लंबी बात चल रही है। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। आप अंदाजा कीजिए कि आप बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हुए हैं, बेस्ट मेडिकल कॉलेज से पास आउट हुए, बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से आपने MBA की डिग्री ली, आप कितने का पैकेज एस्टिमेट करते हैं? 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख? इनफ होगा? आज से 200 वर्ष पहले एवरेज मिथिला की औरत 3.5 लाख रुपया महीना कमाती थी।
एवरेज औरत की बर्बाद कर रहा है। अब आप कहिएगा कि 7 लाख रुपए कैसे खराब करते हैं। बंगाल या हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम ही हुआ, इसलिए यहाँ बहुत अच्छे क्वालिटी का कपड़ा बनता था और वो कपड़ा जो बनता था वो यहाँ की औरतें बहुत फाइन धागा काटती थी, सूत काटती थी, इसीलिए बहुत फाइन कपड़ा बनता था और वो सारा का सारा कपड़ा विदेश जाता था और वही कपड़ा ट्रेड को कंट्रोल करते करते इसे जाकर अपनी भारत को गुलाम बना लिया। उस समय में 1810 का रिकॉर्ड सब कहता है कि एवरेज औरतें जो अच्छे परिवार की औरतें थी, जो घर का काम नहीं करती थी, निपाय बताए और बर्तन नहीं धोती थी, उनका ये चीज जो है मामूली काफी फाइन होता था और बहुत महीन सूत काटती थी और महीने का 7.5 रुपया कमाता था। 7.5 रुपया का मतलब है उस समय का 7.5 भर सोना। आज एक भर सोना जो है वो 50,000 रुपये का है, तो 3.5 लाख रुपया आज के अगर रेट में देखिएगा तो 3.5 लाख रुपया एवरेज औरतें कमाती थी। हर तरह से मिथिला काफी रिच था, यहाँ पे उद्योग वस्त्र उद्योग काफी मजबूत था, किंतु यहाँ पे कपास का उतना उत्पादन नहीं होता था जितना यहाँ कपास का कंजप्शन था। उस जमाने में 1810-1800 की बात है, जब रेल नहीं था, कुछ नहीं था, तब पश्चिम भारत से यहाँ कपास आता था, इसको हम लोग बाम कहते हैं। और आप लोग तो शायद नहीं देखा होगा कि तो हम लोग के उम्र के जितने भी लोग यहाँ ऑडियंस में बैठे हैं, सबों ने स्कूल में तकनीक आता है, सबों ने। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो तकनीक सिखाया जाता था, तकनीक का काम, और हर घर में चर्चा था, हर घर में तकनीक करना जाता था। तो यह औरतों के शादी का एक शर्त था, लड़कियों की शादी का एक शर्त था कि कितना महीने सूत काटता है। तो इंडस्ट्री काफी मैच्योर था, केवल कॉटन इंडस्ट्री ही नहीं मैच्योर था, उसके अलावा भी बहुत सारे इंडस्ट्री थे, मेटल इंडस्ट्री थे, आइवरी इंडस्ट्री थे, सिल्वर था, गोल्ड इंडस्ट्री था। पूरा का पूरा बंगला का अगर आप जाए, अगर पहला जो दरभंगा में है वो अपने वहाँ पे रोड के एक तरफ तो राज का ये कैंपस है और बाईं तरफ जो है जितना मकान छोटा छोटा देख रहे हैं वह स्वर्णकारों का ही है, और वो स्वर्णकार जो है ऑल ओवर वर्ल्ड का यहाँ से सोना का बना हुआ सामान जाता था, आइवरी का सामान जाता था, हाथी दांत का। हाथी भी यहाँ नहीं होता था, हाथी भी या तो दक्षिण बिहार में था या दक्षिण भारत में था या नेपाल में था, बाहर से ही आइवरी आता था, हाथी दांत आता था, और यहाँ पर एक से एक नक्काशी होता था। उसका अगर आपको नमूना देखना हो तो आप यहाँ के किसी भी म्यूजियम में खड़े हो जाइए, महाराजा म्यूजियम में जाइए या चंदारी म्यूजियम में जाइए तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो उद्योग की दृष्टि से हम लोग काफी मजबूत थे, आखिर हम लोग पिछड़ गए। देखना यह होगा कि हम लोग पिछड़ गए। जैसे जैसे मतलब कम्युनिकेशन डेवलप हुआ, तो कम्युनिकेशन डेवलप होने के साथ यहाँ मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। इंडस्ट्रीज का मॉडर्नाइजेशन हुआ, और मॉडर्नाइजेशन हुआ कहाँ इंडस्ट्रीज का? तो पश्चिम भारत में। मॉडर्नाइजेशन कहाँ हुआ? तो बंगाल में। हम लोगों ने इंडस्ट्रीज को, अपने इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज नहीं किया, अपने टेक्निक को नहीं डेवलप किया, जिसके चलते हम लोग पीछे चले। दूसरी समस्या हम के साथ हो गई, हम लोगों ने एग्रीकल्चर को, पहले हमारे यहाँ जो खेती होती थी तो एक ही खेत में अनाज भी होता था, दलहन भी होता था, और पेड़ पे आदमी इसको कहते हैं अफीम बिक जाते थे, अंडी बिक जाते थे, दूध बिक जाते थे, हर तरह का मिक्स। Good evening everyone. I must want some attention over here. मैं बहुत एज में छोटा हूँ इस जगह पे एड्रेस करने के लिए, but I am very thankful
to Ashish Bhaiya and Mithila Emerging, all those who are organizing all those stuffs. And मुझे ये भी पता चला है कि हमारे साथ बहुत सारे students भी हैं, those who are like pursuing their career or even they are like thinking that what they should pursue in their career. So like I'll explain something. छोटी सी चीज है, छोटी मुंह बड़ी बात. I'm 25 year old and I'm entrepreneur. आजकल सब अपने नाम के आगे entrepreneur लगा रहे हैं. तो but the thing is कि entrepreneur और businessman होने में बहुत thin line है. You have to understand that कि entrepreneur होना क्या है और businessman होना क्या है. So अगर किसी भी students को अगर कोई भी doubt हो तो वो अपना question पूछ सकते हैं. मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि आजकल हर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है. लोग चाहते हैं कि मैं भी एंटरप्रेन्योर बन जाऊं, मैं 12th करूं ना, मेरे माँ बाप मेरे को बहुत सारा पैसा दे दे और मैं बिजनेस स्टार्ट कर दूं एंड आई शुड लाइक स्टार्ट माय करियर. सबसे बड़ा गलती जो आजकल यंगस्टर्स कर रहे हैं वो सबसे बड़ा गलती है कि दे डोंट डू R&D, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट. आप किसी भी फील्ड में रहो, जैसे मैंने करियर परस्यू किया इन फोटोग्राफी. I must tell my family background. I was having a background of photography business only. Though my great grandfather was photographer of Darbhanga Maharaj. Okay, so the legacy came from that time, and I am continuing all those legacy today also. And it's been the 4th generation I am addressing in front of you people. अगर ज़्यादा हिंदी या इंग्लिश से किसी को प्रॉब्लम है तो वो भी बता दें. मैं मैथिली में भी बोल सकता हूँ, हिंदी में भी बोल सकता हूँ, इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ. मेरे हिसाब से जो लैंग्वेज कॉमन है मतलब इंग्लिश व्हाटएवर यू कैन से. सो आई एम एक्सप्लेनिंग. सो मेरे हिसाब से विल आस्क आई एम अ वेडिंग फोटोग्राफर एंड अगर आप R&D करोगे तो वेडिंग फोटोग्राफी का बिजनेस है 3000 करोड़, जो कि कोई कभी सोचा मतलब मेरे को नहीं लगता है किसी ने इतना सोचा भी होगा कि सिर्फ फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होल फोटोग्राफी, आई एम टॉकिंग अबाउट वेडिंग फोटोग्राफी, 3000 करोड़ का बिजनेस है सिर्फ इंडिया में और हर साल वो 20% इंक्रीज कर रहा है. तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ भी चूज कर सकते हो. देखो देयर इज नो बार, आप कुछ भी कर सकते हो. हमारे इधर क्या है, हमारे इधर थोड़ा सा है ना मतलब लोगों का ना लेग पुलर्स जाते हैं. ठीक है, अगर आप अपने इधर अगर देखोगे, अगर आप कभी गांव में जाओगे या फिर लाइक आप छोटे किसी फंक्शन में जाओगे तो हम लोग ना एक गलती करते हैं कि हम लोग जो रोड साइड ठेले वाले होते हैं या फिर जनरली मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया अपने इधर बिहार में, लोग फोटोग्राफर को बहुत ऐसा तुच्छ नजर से देखते हैं. लोगों को लगता है अरे यार क्या कर रहा है ऐसा वैसा, ठीक है फोटो ले रहा है. हम तो यहाँ तक बहुत वेडिंग में ऐसा भी एक्सपीरियंस किया, भैया थोड़ा कुर्सी लगा देना. यार हम आपके मेमोरीज को कवर करने आए, आप क्या कुर्सी लगाने नहीं आए. ये चीज समझने की जरूरत है. हमारे इधर मेंटालिटी लोगों की जब तक अपग्रेडिंग नहीं उनका सही होगा, अभी जो लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर का दुनिया देख रहे हैं, जो भी यंगस्टर्स, उनको शादी नहीं आके करना है. They came back to मिथिला and they are like यार यहाँ पे हमें ऐसा बैंगलोर वाला कोई फोटोग्राफर नहीं मिलेगा, मुंबई वाला कोई फोटोग्राफर नहीं मिलेगा. बट उनको जब हम जाके ये चीज समझाते हैं ना कि यार ऐसा है कि सर देखो आप गांव से शादी करोगे, आपके रिचुअल्स गांव वाले रहेंगे, यू कैंट एक्सपेक्ट समथिंग बिग. ठीक है, इफ यू आर लाइक अभी हम लोग यहाँ पे एक समिट कर रहे हैं व्हिच इज इन अ होटल, ओके, एंड एक्सपेक्ट करो कि हम किसी गांव में बैठ करके, ठीक है ना, एक नुक्कड़ नाटक के बगल में ऐसा कुछ अगर समिट अगर हम करवाते हैं तो क्या होगा, वहां पे एक हैलोजन लाइट चलता रहेगा, ठीक है, माइक नहीं रहेगा, हम बोलते रहेंगे, कॉन्टिन्यूअस बोलते रहेंगे. तो ये चीज प्रॉपर प्रोसेस नहीं है. बिजनेस बहुत ह्यूज थिंग है. एंटरप्रेन्योर आज के डेट में सब बनना चाहता है बट किसी को रिसर्च नहीं करना है. यार पहले जाके रिसर्च करो, देखो जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो वो कितना बड़ा फील्ड है, उसका स्कोप क्या है, आप किस किस फील्ड्स में आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, तो फाइनली आप उस चीज को परस्यू करो एज अ करियर. एंड फाइनली हमारे पास सर छोटा सा बहुत ही कम वक्त है, अभी कुछ शब्दों में बहुत जगह है, कश्मीर से लेकर के मणिपुर तक इसमें ट्रैफिक की ज़्यादा लंबाई जाती है. मणिपुर के जो मूल निवासी हैं यहाँ तो लोग केवल लावा खाते हैं, वहाँ तो उसकी पत्ती डल वगैरह सारी चीज़ें खाते हैं. अभी खाना को जो मिथिला खाना के नाम से GI टैगिंग नहीं दी हुई है.
और बहुत ही एक हिसाब से बहुत ही संघर्ष चला और इतिहास में कम से होने वाला था और इसकी काफ़ी प्रतिक्रिया हुई और हम जो है चेन्नई का जो एजुकेशन वाला जो ऑफिस है उसने फिर इसको मकान का नाम से ये बहुत ही उत्तम खाद्य उत्पाद है। इसको हम लोग गुजरात से निकल करते हैं, खाद्य औषधि है और अभी कोविड के टाइम में कोविड में सब कुछ पूरी दुनिया को बर्बाद किया, लेकिन मखाना के लिए एक बात हुई, मखाना लाइमलाइट में आया और नॉन आधार कार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी उन्होंने एक से भी कई बार खुद अपने से इस बात की चर्चा की कि ये न्यूरोजेनिक कैपेसिटी है, न्यूरोजेनिक कैपेसिटी है, इसलिए इसका उपयोग बढ़ना चाहिए, इसका उत्पादन बढ़ना चाहिए, इसीलिए इसका उत्पादन बढ़े, इसकी उत्पादकता बढ़े, इस पर काफी काम हो रहा है। अभी हमारे कंपनी की बात कर रहे थे, लेकिन दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, क्लाइमेट चेंज की समस्या है। तो दरभंगा जिले में बारिश की अत्यधिक कमी हो गई है। जालर प्रखंड में वहाँ के लोगों ने खेत में इसकी खेती करना शुरू किया। पहले सहरसा कोटा कटिहार में खेत में खेती होती थी, इस इलाके में पोखरे में खेती होती थी, लेकिन अब पानी की जो कमी हो रही है उसके कारण अब इसकी खेती खत्म होने लगी है और उसमें महिलाओं का पहले खेती में रोल नहीं था, इसके लाभा बनाने में रोल था, इसके विपणन में रोल था, लेकिन अब महिलाएं इसकी खेती में आ गई थी। ये एक शुभ संकेत है, मैं इसको समझता हूँ और खाने पर अभी बिहार सरकार ने केंद्र सरकार ने मैं आपको ये बताऊँ, शायद पानी सूचना होगी, अगले साल 2024 को राष्ट्रीय मखाना वर्ष के रूप में घोषित किया जा रहा है, उस पर चर्चा चल रही है और मखाने के लिए भी साल का कोई ऐसा दिन उस पर उसको मखाना दिवस के रूप में घोषित करने की बात हो रही है। कुल मिलाकर मखाने का भी समय आया है, आपके इलाके मिथिला के लिए समय आया है, चारों तरफ हम देख रहे हैं, उसी तरह से मखाने के लिए शुरू दिन आने वाला है और हम समझते हैं सबको मिल करके इसका उत्पादन जो कि जैसे देख रहे हैं 1934 के अर्थक्वेक से पहले और 34 के अर्थक्वेक के बाद हम जब मिथिला पेंटिंग को बिजनेस के रूप में देखते हैं तो 34 के बाद गैप है और अर्ली 70 या लेट 60 से आप कहिए जब से कि लेट मिश्रा उन्होंने जो शुरू किया इस व्यापार को, जबकि ट्रेन में उसका पेंटिंग लगाए गए, उसके बाद कई ऐसे मौके दिए गए उनको, उसमें मैं एक ही चीज़ क्योंकि बहुत कम है आपके पास मैं कहूँगा अभी लास्ट 2.5 डेकेड से जो हमने फील किया है पर्सनली इमिटेशन बहुत ज़्यादा है और अभी बार बार इनोवेशन की बात हो रही है हर तरह से हमने सुना है सुबह से इनोवेशन unless and until you believe in innovation and you do something new, क्योंकि एक बात पुरानी है हर चीज में आकांक्षा जी कि आप कहते हैं कि step in and see the difference, unless and until we have this ability to step in and see the difference, to show the difference, तो फिर तो नहीं चलेगा। इसको कहता है जो दिखेगा वो दिखेगा, तो जो दिखेगा वो दिखेगा, जब तक आपके और आपकी आर्ट आपकी पेंटिंग में कुछ नयापन नहीं आएगा तो लोग नीड जो पेंटिंग का सिस्टम है धीरे धीरे लोग दूर है। आप कहेंगे नयापन कैसे आएगा, तो यही राम ये जो परंपरागत पेंटिंग में हो रहे हैं उससे थोड़ा अलग अलग करके लीक से हट करके अभी पाठक साहब ने बोर्ड को दिखाया, आप सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं अगर आर्टिस्ट को थोड़ा इनोवेटिव उसको भी साथ पेंटिंग में लाना तब होगी और वो उनका जो डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हम पुरानी जो स्टाइल पुरानी जो शैलियाँ हैं उन पर बहुत दिक्कत नहीं कर सकते। हर इंसान नया करता है, नयापन तो इंसान का एक बहुत बड़ी चीज है, नई चीज नया स्टाइल मिथिला के अंदर वही कहा का मैदान होता है क्योंकि मिथिला के अंदर बहुत है हमेशा तो दूसरी बात है कि आप केवल जो मधुबनी पेंटिंग करके अभी चल रहा है थोड़ा उसको पीछे नहीं जाए और जो क्लासिकल जो मिथिला पेंटिंग के जो प्लेट्स हैं उन पर भी काम करके उसको भी आप आगे देखिए